स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, देखिए फिजिक्स में आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रक्षेप का पथ। इसका डेरिवेशन है प्रक्षेप का पथ। हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए हमने ये जाना था कि प्रक्षेप गति क्या होती है। कि प्रक्षेप गति ये होती है कि अगर किसी पिंड को यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर की तरफ ना फेंक कर भिन्न दिशाओं में फेंकें तो जो पत्थर या पिंड जो गति करता है वो उसकी गति जो होती है वो प्रक्षेप गति कहलाती है, और उसका जो पथ होगा वो प्रक्षेप पथ कहलाता है। ठीक, एक वक्राकार गति करता है कोई भी पिंड। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जानेंगे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, फिर अभी इसके चित्र के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो प्रक्षेप का पथ दिमाग में याद कर लेंगे, बैठा लेंगे कि प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है, पैराबोलिक शेप में होता है। ठीक है, हमने अभी जो ये चित्र बनाया है ये पैराबोलिक शेप में जो है इसका प्रोजेक्टाइल पाथ बनाया गया है। ठीक, कैसे पैराबोलिक पाथ होता कैसे है? यूँ होता है, सेम ऐसे। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक, या इसको पैराबोला बोलते हैं। मैथ में जब जाएंगे तो उसमें जो है ये पैराबोला जो बनाया जाता है तो यू शेप में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? यू शेप में। तो जब हम पिंड कोई फेंकते हैं तो वो यू शेप में जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास अधिकतम ऊंचाई पर होगा, हमारे हाथ में होगा। तो जब हम यहाँ से फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो है पत्थर नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो यू ऐसे जाएगा, यू शेप में। तो हमने सबसे पहले ये एक पॉइंट याद कर लिया, क्या कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। अर्थात एक नंबर में हमने ये बातें जान ली कि प्रक्षेप का पथ कैसा हो रहा है? परवलयाकार। अब जानते हैं चित्र के बारे में। चित्र के बारे में देखिए क्या, चित्र बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये कुछ फिगर बनाए। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम एक एक करके इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले दो अक्ष। सबसे पहले कितने अक्ष हैं? दो अक्ष। देखिए हम इसका एक रफ फिगर बनाए दे रहे हैं। दो अक्ष लिए, एक एक्स एक वाई। ये एक्स हो गया, एक वाई ले लिया। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु इसका ये मूल बिंदु ओ है। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई पिंड फेंकते हैं। ठीक है, पिंड फेंकते हैं। मान लीजिए तोप से कोई गोला छोड़ा जा रहा है, तो तोप से जब गोला छोड़ा जाएगा तो यू शेप में जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया। ठीक, अर्थात प्रक्षेप गति हो गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उसका प्रारंभिक बिंदु O है, और ये जो बिंदु होगा ये किस वेग से जाएगा? क्योंकि हमको मालूम है कि जो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? U से। देखिए हमने इसको घटकों में बाद में वियोजित करेंगे। पहले जो पिंड जाएगा वो किस वेग से जाएगा? U वेग से। किस वेग से जाएगा? U वेग से। बिल्कुल ध्यान से समझिए, यही एक मेन पॉइंट है। ठीक, और अगर अक्षों की बात करें, ठीक है, तो अक्षों की बात जब करेंगे तो x अक्ष पर इसका घटक ux हो जाएगा, और जो y अक्ष पर घटक होगा ये uy होगा। समझ में आया? ये u है, थोड़ा बड़ा लिखा दे रहा है, ये u। समझ गए? तो ux और uy हमने यही बनाया। देखिए यहाँ पर ux है, uy और u वेग से जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना। ठीक है, अब देखिए जब मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुँचेगा, पत्थर पहुँचा, तो ये प्रारंभिक वेग तो रहेगा नहीं। प्रारंभिक वेग रहेगा नहीं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो उसका अंतिम वेग, अर्थात अंतिम वेग नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी रखेंगे। क्या रखेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी v मान लेते हैं। यहाँ पर v है, अक्षों में डिवाइड करेंगे तो vx, और ये क्या हो जाएगा? vy। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हमने बनाया है, ये vx है यहाँ पर, और ये vy और ये v। हमारी बात समझ रहे हैं? ये vx और vy क्या है? इनके अक्षों के रूप में घटकों में वियोजित किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इसका p जो है ये इसका महत्तम बिंदु है। ठीक है, पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं। p क्या है? यहाँ पर इसका महत्तम बिंदु है, जहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो अधिकतम होगी। ठीक, p बिंदु पर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक
h मान ली गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर घटकों में वियोजित किया गया और यहाँ पर ऐसे ही चल रहा, देखो v vx vy v vx vy, ये सीधा चल रहा था तो इसकी वेलोसिटी ऐसे जा रही है, देखिए यहाँ पर भी, और ये इधर की तरफ आ गया तो ये v यहाँ पर आ गया, ये v यहाँ पर आ गया, vx और vy इसको कर दिए। r जो है यहाँ पर परास है, क्या बोली जाती है, परास। परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से चित्र बनाया गया है। चूँकि प्रक्षेप गति हो रही है ना, तो इसलिए इसका पथ जो बनाया गया तो यू शेप में बनाया गया। कैसे बनाया गया, यू शेप में हम बना रहे हैं, ठीक। और जो यू शेप बनाया जाता है इसको बोला जाता है परवलयाकार। क्या बोला जाता है, परवलयाकार। तो एक पॉइंट हम लोग जान गए और फिगर के बारे में जान गए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। समझ रहे हैं सभी लोग, प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार। अब देखिए इसके बारे में पॉइंट बताते हैं कि क्या क्या लिखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए हमने इसकी हिंदी लिखी है, जो हमने अभी बताया था उसी के बारे में लिखा गया है। हमने लिखा माना कोई एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण, यहाँ पर देखिए थीटा कोण से कोई पिंड u वेग से छोड़ा जाता है और उसका प्रक्षेपण बिंदु, ये ओ जो होगा प्रक्षेपण बिंदु मतलब होता है कि जहाँ से पिंड जो है प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात जहाँ से पिंड छोड़ा जा रहा है, ठीक है, फेंका जा रहा है, जो भी कहें, उसकी क्षैतिज रेखा OX, O और X। देखिए फिगर समझ गए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसकी जो क्षैतिज रेखा होगी वो OX है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा OY है, ठीक है, इतना समझ गए। देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है, बताना है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो हमको सिद्ध करना होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए u को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। u मतलब है, u का मतलब है यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग। क्षैतिज का मतलब हो गया जो x लाइन गई, जो x एक्सिस है वो उसका क्षैतिज हो गया, और जो y है सीधा सीधा वो उसका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। एक चीज़ याद रखिएगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, क्षैतिज सीधा सीधा घटक उसके साथ में हमेशा cos थीटा लगेगा, जो हम चूँकि प्रारंभिक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग का जो है घटक निकाल रहे हैं, इसलिए u cos थीटा, ठीक है। u है क्षैतिज घटक x के सापेक्ष u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा, ये हमेशा होता है, ठीक। रेशियो लिया जाता है ऊर्ध्व घटक में साइन का और क्षैतिज में लिया जाता है कॉस का, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद में देखिए इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे इसका जो क्षैतिज दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, ठीक। और इसमें हमने जो महत्तम ऊंचाई h मानी थी कि h ऊंचाई तक पिंड जा रहा है, ठीक, उसके बाद में नीचे आता है, तो हम इसका ऊर्ध्व दिशा में इसका पहले तो क्षैतिज दिशा में इसका विस्थापन निकालेंगे कितना होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, इसकी हम ऊंचाई किसके बराबर हो सकती है। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, यहाँ से हमको एक इक्वेशन फाइंड करनी है, और एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें जो x की घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए और y की घात 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम अभी जानेंगे कि परवलय का जो मानक समीकरण होता है, मैथ लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा मैथ का, ये याद कर लीजिए। मैथ का जो कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि परवलय की हम मानक समीकरण के रूप में लाएंगे, क्या कि उसमें y की घात 1 होनी चाहिए और x की घात 2 होनी चाहिए। जब x की घात 2 होगी और y की घात 1 होगी, ठीक है, गुणनफल के रूप में, तो वो परवलय की समीकरण होगी। तब वहाँ से हम सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्षैतिज दिशा में विस्थापन है वो निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन, ठीक। इसके बाद आएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या होगा, चूंकि क्षैतिज जो अक्ष है वो x अक्ष है, ठीक, तो हम ये इसकी दूरी r मान लेते हैं। रेंज अलग चीज़ होगी, रेंज बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पर ये दूरी x हो जाएगी और जो क्षैतिज दूरी होगी वो क्षैतिज वेग गुणे समय के बराबर होगी, ठीक है। दूरी जो होगी वो वेग गुणे समय के बराबर, तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्षैतिज वेग और गुणे समय, समय तो t लग रहा है, कितना t मान लेते हैं, t लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्षैतिज वेग हमने कितना निकाला था, देखिए क्षैतिज वेग जो होगा इसका क्षैतिज घटक कितना था, u cos थीटा है कि नहीं, ठीक।
ux है, क्षैतिज वेग कितना होगा इसका ux, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ux इंटू टी, ठीक। और ux की जगह क्या लिख सकते हैं बोलिए, ux की जगह क्षैतिज घटक क्या है u cos थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। निकाल लेंगे कि नहीं? यदि यहाँ से t की वैल्यू निकालें, t की वैल्यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा बोलिए x अपॉन में u cos थीटा। इतनी चीज़ समझ गए सभी लोग कि नहीं? ठीक। देखिए दोबारा फिर से बता रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इसका इतनी चीज़ याद कर लिए, क्षैतिज घटक निकालेंगे, फिर ऊर्ध्व घटक निकालेंगे, ठीक। फिर इसका क्या निकालेंगे हम लोग, क्षैतिज जो दूरी है, ठीक, वो निकालेंगे या विस्थापन निकालेंगे, और वहाँ से समय का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समय का मान क्यों निकाला, अब देखिए चूँकि हमको यहाँ से इसकी ऊंचाई फाइंड कर रही, तो ऊंचाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ ये पिंड फेंकेंगे, पहले ऊपर की तरफ आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ पिंड फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के जो विपरीत जा रहा है पहले, ठीक, बाद में नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक। तो हम इसमें जो है इक्वेशन लगाएंगे गति की दूसरी समीकरण। कौन सी लगाएंगे, गति की दूसरी समीकरण। हमने बताया था गुरुत्वाधीन गति में कि जब आपका ऊर्ध्व दिशा में कोई चीज़ फेंकी जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो अभी हमको मालूम नहीं कि ये जो है पैराबोलिक होगा, वो तो बात की बात है। ऊर्ध्व दिशा में जब फेंकी जाती है तो वहाँ पर a जो होगा वो g में बदल जाएगा, s जो है h में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गति की तृतीय समीकरण से, सॉरी गति की द्वितीय समीकरण से, गति की पहले ये आएगा, दोबारा ये आएगा, और तीसरे पॉइंट में ये निकला, ठीक। पहले ये, दूसरे में ये, तीसरा है, गति की द्वितीय समीकरण से, ठीक। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है सबको मालूम है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन s की जगह क्या हो जाएगा h, u ऐसे रहेगा, समय t ऐसे रहेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ माइनस जी होगा तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको इतनी चीज़ें, ठीक। अब देखिए h तो ऐसे रहेगा यहाँ पर, ठीक। u यहाँ पर होगा, u यहाँ पर जो वेग लिया जाएगा इसका ऊर्ध्व घटक, हमने बताया ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा, ऊपर की तरफ। हम जो इक्वेशन निकालना है वो ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ जो पिंड फेंक रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग तो u यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा u साइन थीटा हो जाएगा। t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली थी, t की वैल्यू कितनी निकाली है, x अपॉन में u cos थीटा, तो यहाँ रख देते हैं x अपॉन में u cos थीटा, रख दिया, इतना रख दिया कि नहीं, सबको समझ में आया, ठीक। माइनस 1/2, बहुत बड़ा नहीं, बस यही पॉइंट है आखिरी जी। t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है यहाँ से, x ये है, ठीक, अपॉन में u cos थीटा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर है तो अपॉन में क्या आएगा u स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, u से u काट देते हैं, ठीक, तो h बराबर क्या बचेगा, देखो x बचा, x पहले लिख लिया, हमको मालूम है कि साइन ऊपर है, cos कहाँ है, नीचे है, तो साइन अपॉन जो cos होगा, साइन अपॉन cos वो किसके बराबर होगा, tan के बराबर, तो ये हो गया tan थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर लिया, और इसको क्या लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतनी चीज़ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस हमको यहीं तक ये करना था, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। जो डेरिवेशन होगा, जो फुल डेरिवेशन है, हमको यहीं तक करना था। कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा, अब बोलेंगे यहीं तक करना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला, कॉन्सेप्ट ये निकला। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हो सकती है, जो h दूरी यहाँ पर मान रहे थे, हाँ एक मिस पॉइंट हो गया, h जो दूरी मान रहे थे वो ऊपर की तरफ मान रहे थे, किधर मान रहे थे, ऊपर की तरफ। जैसे हमने क्षैतिज दिशा में विस्थापन x लिया था, यहाँ पर लिया था कि नहीं, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो y h है, क्या है यहाँ पर देखिए ये y h है कि नहीं, तो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर क्या रख देंगे y, क्या रख देंगे y, h की जगह क्या आ जाएगा y। अब देखिए y आ गया। यहाँ पर हमने बताया था इसको सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, सिद्ध करने का ये तरीका होता है कि हमको पथ बताना था कैसा होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y की घात कितनी है, 1, कितनी है 1, y घात यहाँ पर 1 है कि नहीं,
और x की महत्तम घात कितनी है 2, अधिकतम घात। पहले तो यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर कितनी है 2। जब x की महत्तम घात 2 होगी और y की घात 1 होगी, कोई अगर समीकरण है, ये एक समीकरण है, तो उस स्थिति में वो जो समीकरण होगी वो परवलय की समीकरण प्रदर्शित करेगी। क्या प्रदर्शित करेगी? परवलय की समीकरण। हमारे पॉइंट बहुत कायदे समझना कि वो समीकरण किसको प्रदर्शित करेगी? परवलय की समीकरण को प्रदर्शित करेगी। और हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति में जो प्रक्षेप पथ होगा वो कैसा होगा? परवलयाकार, क्योंकि परवलय जो होगी वो समीकरण आएगी परवलय। और जो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हम जिस गति से फेंक रहे थे और जो पथ बन रहा था वो कैसा बनेगा? परवलयाकार। ये एक लाइन आपको लिखनी है, ठीक है? हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे? देखिए इसमें ये लिखना है, हमने जो बोला था, यह समीकरण x में द्विघात है और y में एक घात है, ठीक। अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा। सभी लोग इतना लास्ट में ज़रूर लिखेंगे कि चूँकि x क्या है, इसमें द्विघात है यहाँ पर, और y में एक घात है यहाँ पर, अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। सभी लोग इसको स्टडी करेंगे और बेहतर के लिए 1 से 2 बार और देखिए, पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्षैतिज विस्थापन और तीसरा पॉइंट समीकरण। बस 3 पॉइंट हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला पॉइंट क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक विस्थापन निकाल लेंगे और यहाँ पर मान रख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो और फिगर इसका बेहतर समझेंगे।